नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आर्यन। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृत से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के मामले में धमकी का आरोप लगाने वाले पत्र को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत इस मामले में कल करेगा सुनवाई। सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर और उनके 10 सहयोगियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला किया दर्ज। विश्वेश्वर हेगड़े कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित। 6 बार के विधायक का निर्विरोध हुआ चुनाव। पूर्व अध्यक्ष के.आर. रमेश ने अपने पद से दिया था इस्तीफा। कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव बेंगलुरु में नेत्रावती नदी से मिला। सोमवार से लापता थे सिद्धार्थ। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की राजधानी बांजुल में आज नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। अफगानिस्तान के कंधार में शक्तिशाली विस्फोट, 34 के मारे जाने की खबर शक की सुई तालिबान पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले शुरू। साइना नेहवाल, साई प्रणय और किदम्बी श्रीकांत भारत का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। और भारतीय वायुसेना ने एंड्रॉयड और iOS पर गेम की शुरुआत की है। युवाओं और बच्चों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का रखा गया है लक्ष्य। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। आप खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उन्नाव के दुष्कर्म की पीड़िता के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने हादसे वाली जगह पर पहुंचकर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। यह नया केस पीड़िता के साथ रविवार को रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना के संबंध में दर्ज किया गया है। सीबीआई ने विधायक कुलदीप सेंगर सहित 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले पीड़िता के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की थी। रायबरेली में रविवार को हुए सड़क हादसे में उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे में पीड़िता की मौसी चाची की मौत भी हो गई थी। पीड़िता और उसके वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को पिछले साल 13 अप्रैल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर नाबालिग लड़की के साथ उन्नाव के अपने आवास पर कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव के रेप केस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था और वे सस्पेंड ही रहेंगे। मामले में सीबीआई जांच जारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से पीड़िता के और उसके परिवार के साथ खड़ी हुई है। उनका सरकारी खर्च पर उचित इलाज चल रहा है। पार्टी की तरफ से पहले से हमारी माननीय आदरणीय महेंद्र पांडे जी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, मेरी बात हुई है और पहले से निलंबित हैं और निलंबित हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। नीरज, सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और पहले से भी हर मामले में एक तरीके से जांच चल ही रही थी। किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है, तब जबकि सीबीआई ने मौके पे पहुंच के जानकारी हासिल करना शुरू किया है? बिल्कुल, सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की है और एमएलए का नाम उस एफआईआर में है। इसके अलावा 9 लोग और हैं जिनका नाम एफआईआर में। सीबीआई की 16 सदस्यीय जो टीम है वो पहुंची है मौके पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था रायबरेली में, और वहां तमाम जो तथ्य हैं वो सीबीआई की टीम वहां से इकट्ठा कर रही है। इसके साथ ही पुलिस भी पहले से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ भी सीबीआई की टीम जानकारी हासिल करेगी और जो साक्ष्य हैं इस समय मौजूद हैं उन सभी तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई करेगी। सीबीआई का ये कहना है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द जो पीड़िता है उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कई सारे आरंभ तथ्य ऐसे सामने आए थे जिनके आधार पर
ऐसा लगता था कि शायद ये इस घटना के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। कि जिस तरीके से ट्रक की जो नंबर प्लेट थी वो दोनों साइड से वो ब्लैक करी हुई थी, उसके ऊपर जो कुछ लगाया हुआ था, और इसके साथ साथ ही जिस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। उनके पिता की जिस तरह से हत्या हुई, जो पीड़िता है, उसके बाद उनकी मौसी, चाची और जो उनके चाचा हैं उनके खिलाफ जिस तरह से मामला हुआ, तो कई सारे जो तथ्य हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की भूमिका हो सकती है। अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। 16 सदस्यीय टीम पहुंच गई है, तुरंत कार्रवाई कर रही है। कई सारे जो तथ्य हैं वो सीबीआई जुटाएगी और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलवाए। नीरज, पहले भी इस पूरे मामले में हमने देखा था किस प्रकार से जो कथित तौर पे जो बलात्कार का जो आरोप था उसको लेकर भी सीबीआई ने पूरी जांच शुरू की थी। क्या उस पूरे मामले के जिन लोगों ने तहकीकात की है, क्या वही अधिकारी सीबीआई के क्या इस मामले में भी तहकीकात करेंगे, या ये अलग लोग हैं, अधिकारी अलग हैं जो इससे पूरी जांच को अब अंजाम देंगे? देखिए, जो पहले जांच कर रही थी सीबीआई की टीम, उससे अलग ये टीम होगी। हालांकि जो पहली जो टीम थी उनके सदस्यों से ज़रूर कुछ जो साक्ष्य हैं वो ज़रूर ले सकते हैं, या उनके पास अगर किसी तरह का कोई इनपुट है इस केस को लेकर उनसे ज़रूर वो साझा करेंगे। लेकिन ये टीम नई होगी, 16 सदस्यीय टीम है, वो पहुंची है वहाँ पर साक्ष्यों को जमा करने के लिए। उनकी फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो मंगाई जाएगी। इसके अलावा उस पूरे इलाके में उस जगह पर कौन कौन से जो टेलीफोन हैं वो काम कर रहे थे, फ़ोन खासतौर से जिन 10 लोगों का नाम इसमें सामने आया है, और इसके अलावा 20 के करीब अज्ञात लोग हैं, तो वहाँ पूरे इस इलाके में टेलीफोन की जो सूची है वो सीबीआई हासिल करेगी। कौन कौन से टेलीफोन एक्टिव थे उस समय उनको हासिल करेगी। जेल के और उसके आसपास, जिसमें विधायक बंद है जेल में, उसके आसपास, जेल के आसपास किस तरह के फ़ोन एक्टिव थे, तो ये सारे जो साक्ष्य हैं वो सीबीआई जुटाएगी। और सीबीआई का कहना है कि वो जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। जी नीरज, आप रहिए हमारे साथ में। इस बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। रामेंद्र, किस प्रकार की इस समय स्थिति है? पीड़िता और उसके वकील की थोड़ा सा उसको अपडेट दे दीजिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो दोनों ही लोग वेंटिलेटर पे हैं। बिल्कुल आनंद, दोनों लोग वेंटिलेटर पर हैं। और जो हमारी सब बात हुई है प्रतिनिधि से केजीएमयू के, उन्होंने कहा कि पीड़िता की हालत जैसी थी वैसी, यानी कोई सुधार नहीं हो रहा। वकील की हालत में थोड़ी सुधार बताई जा रही, लेकिन ऐसी नहीं है कि उसको बेहतर कहा जा सके। तो दोनों लोगों की जो स्थितियां हैं उसी तरीके से हैं, वेंटिलेटर पर है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, डॉक्टरों की देखरेख में है। पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह इनकी जान बचाई जाए, क्योंकि बेहतर स्थिति में हो। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो दोनों वेंटिलेटर पर है। वकील की हालत भले ही थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसको बेहतर नहीं कह रहे हैं डॉक्टरों। कहना है कि क्रिटिकल पोजीशन में अभी भी दोनों लोग हैं। आर्यन, रामेंद्र, हमने देखा था कि जो पीड़िता के साथ इस एक्सीडेंट में उनकी परिचित मारी गई थी, जो चाची थी, उसके बाद में उनके चाचा को 1 दिन की जमानत दी गई है और अंतिम संस्कार को में शामिल होने के लिए उनको एक तरीके से अनुमति दी गई है। उस सबको लेकर क्या अपडेट, क्योंकि पेरोल भी मांगा गया था पीड़िता के परिवार की तरफ से? बिल्कुल जी आनंद, सवेरे ही महेश सिंह को 6:45 पर रायबरेली जेल से उन्नाव ले जाया गया और लगभग 10:30 बजे ये लोग उन्नाव शुक्लागंज घाट पर पहुंच गए थे। क्रिमेशन लगभग हो गया है, अभी वो लोग वहीं पर हैं क्योंकि चिता जला दी गई थी और उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। तो पूरी घटनाक्रम भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है। एसपी खुद मौके पर वहां उन्नाव के थे कि कोई इस तरीके की घटना न होने पाए। तो लगभग ये पूरा पार्ट जो था, कोर्ट ने 1 दिन का पेरोल दिया था, तो वो पार्ट पूरा हो रहा है और उन्होंने अपनी पत्नी का क्रिमेशन शुक्लागंज जाकर के किया है। आर्यन, रामेंद्र, पीड़ित परिवार की ओर से किस प्रकार की अब बात सामने आई है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी वो अब तरीके से मान ली गई है और सीबीआई अब घटनास्थल पर पहुंच के जांच कर रही है। क्या रिएक्शन फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से? बिल्कुल आर्यन, जो जहां दुर्घटना हुई है वो गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र है और जो हल्का सा कर्व है रोड का जहां पर ये दुर्घटना घटी थी, पानी बरस रहा था, ट्रक और कार के बीच दुर्घटना हुई थी। सीबीआई ने वहां जाकर के पूरा मुआयना किया है, एक एक चीज को जांचा है कि दुर्घटना क्यों हुई, क्या दुर्घटना स्वतः थी, एक्सीडेंट था या जानबूझकर कराई गई थी। तो उन सारे कारणों को सीबीआई ने वहां जाकर देखा है और पीड़ित परिवार तो लगातार कह रहा है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये कराया गया हुआ घटना है जिसके कारण ये घटित हुआ है। तो पीड़ित परिवार तो अपना पक्ष पहले ही साफ कर चुका है और जो महेश सिंह आज गए हैं उन्होंने भी अनौपचारिक रूप से लोगों से बात में कहा है कि इस तरीके से जानबूझकर कराई गई घटना
क्रिमेशन पत्नी का जब करने गए उन्होंने कहा है, लेकिन सीबीआई ने आज जी जांच शुरू रामेंद्र। कर दी है। जाहिर है कि घटना की जो परतें हैं वो खुल के सामने आएंगी। आर्यन जी रामेंद्र, रहिए आप हमारे साथ में। हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे न्यूज रूम से। नीरज, कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही सीबीआई के रडार पे थे, ऐसे में हालांकि वो जेल में बंद है, क्या सीबीआई इन तथ्यों को भी खंगालेगी कि उनसे जेल में मिलने में कौन गया, या जब वो पेशी के समय कोर्ट आते थे तो उनसे कौन मुलाकात करता था? शायद उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बिल्कुल आनंद जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र करा था कि जब इंसिडेंट हुआ है उस समय जो जेल में उसके आसपास कौन कौन से जो फ़ोन हैं वो एक्टिव थे, कौन कौन लोग उसके आसपास मौजूद थे, इन तथ्यों को भी सीबीआई जानेगी। और जिन 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम है, जिसमें एमएलए कुलदीप सेंगर है, मनोज सिंह सेंगर है, विनोद मिश्रा है, हरिपाल सिंह है, नवीन सिंह है, कोमल सिंह है, ज्ञानंद सिंह है, अरुण सिंह है और रिंकू सिंह है, इसके अलावा एडवोकेट अवधेश सिंह, इन लोगों का नाम एफआईआर में 10 लोग हैं और उसके अलावा 20 के करीब अज्ञात लोग हैं। इनके खिलाफ जो मामला सीबीआई ने दर्ज किया है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का है, यानी 120 भी, इसके अलावा मर्डर 302 और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 और इसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि 506 के तहत इसके तहत मामला दर्ज किया है। और इसमें अधिकतम जो सजा है या तो फांसी या फिर उम्र कैद की सजा है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई अब कोशिश करेगी इस पूरे मामले को जल्द से जल्द खोलने के लिए, और यही कारण है कि उन्होंने तत्काल कल केस शाम को रजिस्टर्ड किया और आज सीबीआई ने अपनी जो टीम है वो मौके पर भेज दी है। 16 सदस्यीय टीम है जो फॉरेंसिक साक्ष्य वहां से जुटा रही है ताकि इस मामले को जल्द से जल्द हल कर सके। जी, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामेंद्र आपका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्नाव का जो रेप पीड़ित का जो मामला है उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक तरीके से कार्रवाई आगे को बढ़ाया है और संज्ञान लिया है। और ये एक तरीके से खत लिखा गया था पीड़िता की ओर से कि आप उनको एक तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और उसके बाद इस प्रकार की घटना होती है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरा संज्ञान लिया। हमारे सहयोगी विकास सारथी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर, किस तरीके से अब बात आगे बढ़ेगी और कल एक प्रकार से इस मामले पर फिर से सुनवाई रखी गई है? जी आनंद, यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को देखा कि एक चिट्ठी लिखी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से पूछा है कि अगर ऐसी चिट्ठी आई थी तो वो उनके सामने क्यों नहीं रखी गई। 17 जुलाई की एक चिट्ठी रिसीव हुई थी रजिस्ट्री को, ऐसा दावा है, और अगर ऐसा है तो वो उनके पास क्यों नहीं पहुंची। कोर्ट ने इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा इस मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि अभी स्थिति क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है पीड़िता की, उसको मंगाया गया है। यूपी सरकार से कहा गया है कि वो एक रिपोर्ट पेश करे और कल कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आरिंद्र, इसका एक पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफ़र पिटीशन दायर की गई थी पीड़ित परिवार की ओर से, और ये कहा गया था कि वो इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं और ट्रांसफ़र चाहते हैं मामले का दिल्ली से यूपी से बाहर। तो वो एक याचिका लंबित थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी कोर्ट हो सकता है कि कल इसको भी सुने और फिर ये तय किया जाएगा कि आगे क्या हो। क्योंकि जहाँ तक उस ट्रांसफ़र पिटीशन की बात है तो कोर्ट ये देखेगा कि अब उसमें क्या बचा है, क्योंकि जो सीबीआई जांच की मांग थी वो पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में उस ट्रांसफ़र पिटीशन का भविष्य क्या होगा ये भी कल तय हो सकता है। कोर्ट कुल मिलाकर इस बात को जानना चाहता है कि ये डिले क्यों हुआ है, क्योंकि ये मामला गंभीर है इतना, और इसमें अगर चिट्ठी थी जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी और अपने ऊपर हमले की आशंका जताई गई थी, तो उस चिट्ठी को सीजीआई के पास पहुंचने में देर क्यों हुई, क्योंकि सीजीआई ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रशासनिक प्रमुख हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऐसी चिट्ठी जब लिखी जाती है तो वो सीजीआई के पास पहुंचनी चाहिए थी। कोर्ट ये जानना चाहता है कि वो वक्त पर चिट्ठी उनके सामने क्यों नहीं आई। विकास, क्या हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सीजीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर उनमें कहीं पे कुछ सुधार की गुंजाइश है तो क्या उस व्यवस्था को खंगालने की कोशिश के तहत भी ये एक प्रकार से प्रक्रिया के तहत कि अगर कोई चिट्ठी या संवेदनशील मामला अगर आता है तो क्यों नहीं कोर्ट तक पहुंचता, क्या उस दिशा के तरीके से भी सोचा जा सकता है इसको? बिल्कुल आरेंद्र, इसमें तो अब यही एक विषय जो अगर देखा जाए तो बचा है, वो ये कि चिट्ठी इस तरह की अगर कोई जहाँ पे गंभीर विषय है वो कोर्ट को लिखी जाती है तो वो समय पर पहुँचे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हज़ारों चिट्ठियाँ आती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग, बहुत सारी बेतुकी चिट्ठियाँ भी आती हैं। उनमें से कौन सी चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए, कौन से मामले इतने गंभीर हैं जिसको कोर्ट के सामने रखा जाए, उनको चुनना पड़ता है रजिस्ट्री को।
तो इस पर अब एक पूरा इस बात पर फोकस किया जा सकता है कि ये फिल्टर कैसे किया जाए कि जो मामले गंभीर हैं, जो चिट्ठियां ज़रूरी हैं, वो सीजीआई के पास समय पर पहुंचें, और इतनी सैकड़ों हज़ारों चिट्ठियों में से ऐसी चिट्ठियों को कैसे अलग रख करके उनको अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा सके। ये एक बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा, क्योंकि जो बाकी विषय हैं कोर्ट इस मामले में दरियाफ्त भी करेगा कि सिक्योरिटी के क्या, अभी सेफ्टी की जो बात है विक्टिम की उसको लेकर के क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों पर जवाब ज़रूर पूछेगा। लेकिन जो मूल विषय था अब वो सीबीआई को सौंपे जाने का जो मामला था वो पूरा हो चुका है, तो जो बाकी के विषय हैं उन पर कोर्ट सुनवाई करेगा और ज़रूरी दिशा निर्देश जारी करेगा कल। शुक्रिया विकास, इस तमाम बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं। 3 तलाक से जुड़ा विधेयक कल राज्यसभा से पारित हो चुका है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अब बस इंतजार है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। 3 तलाक का बिल पास होने पर देश भर की मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं। दिल्ली में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें अधिकार दिलाने के साथ सशक्त बनाया है। कार्यक्रम को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संबोधित किया। पूरे देश भर से मोदी जी को बधाई आ रही है, क्योंकि समाज की एक कुरीति दूर कर रहे हैं और विपक्ष की जो नकारा राजनीति थी वो हार गई है और देश में बदलाव की लहर चल रही है। यही आज का मतलब है। और 3 तलाक के मसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा से कानूनी रूप से निजात मिल जाने के बाद बेहद खुश नजर आ रही हैं। विक्रमजीत हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विक्रम, संभवतः आपके साथ में मुस्लिम समाज की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रियाएं हैं और क्या कुछ उनका एक तरीके से इस बिल के पास होने के बाद में उनका प्रतिक्रिया निकल के आई, जरा उनसे बात भी कराइए। देखिए, आइए उनसे खुद ही बात करते हैं और जानते हैं कि ट्रिपल तलाक बिल पास होने पर क्या उनकी प्रतिक्रिया। कल ट्रिपल तलाक बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, आप मुस्लिम महिला हैं, क्या कहना है आपका? हम लोग मुस्लिम महिला जो हैं सब एक जोश के साथ इतना खुश हैं कि बेपनाह खुश हैं। हर महिला के दिल से एक ही आवाज़ आ रही है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जो मोदी ने किया है इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। जो 3 तलाक से हम लोग 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, जो आज ये बिल आया। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं अब आगे जैसे ये 3 तलाक का हुआ है, ट्रिपल तलाक का, महिलाएं अपने आप सेल्फ डिफेंस हो चुकी हैं और इसके आगे हम चाहते हैं कि मतलब जो जहेज की प्रथा है ये भी बंद की जाए। एक उम्मीद की नई किरण, एक नई उम्मीद की नई किरण आई है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद की एक नई किरण आई है और हर लेडीज इतना खुश है। मेरे साथ इस वक्त बहुत सारी लेडीज़ें आई थी, सारी बस में जाके बैठ गई हैं, वरना मैं आपको दिखाती। लेडीज़ें डांस कर रही हैं खुशी के मारे, उनको खुशी का कोई आलम नहीं है, इतना खुश है। मोदी जी जिंदाबाद। आप बताइए, ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है। जी बहुत अच्छा है ये हम औरतों के लिए कि हमेशा घुट घुट के जीते थे, तो अब कम से कम स्वतंत्र तरीके से जी तो सकते हैं हम। हमारी महिलाएं, बेटियां, बहुएं सब बहुत ज़्यादा परेशान थे इसी मसले को लेके। हमेशा एक बेटी घर में बैठी है, दूसरी लाके उसने बिठा दी, अब उसके साथ भी जियो। और ना हमें घर हस्बैंड का सपोर्ट होता था, ना ही हमें फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट मिलता था। अब कम से कम हम इंडिपेंडेंट होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ तो सकते हैं। तो यही है कि ट्रिपल तलाक बहुत ही अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। आप बताइए। जी मैं तो चाहती हूँ कि जो लोग डरती रही औरतें और खौफ के मारे रहती थी कि अगर हम ऐसा ना आदमी उससे लड़ रहा है, कल गुस्से में छोड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो मेका होता है वो भी कमज़ोर होता है, वहाँ पे भी नहीं जा पाती और अपने घर में भी, ससुराल में भी नहीं रह पाती। तो इस कारण से वो दिल में एक डर रहता था उनके कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्से में हमें छोड़ दे, हम कहाँ जाएंगे। आज वो डरेगा उसको छोड़ते हुए कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे सज़ा भी है और जुर्माना भी है। तो कहीं ना कहीं उसका डर उसकी ज़िंदगी को संवार रहा है। वो एक डर के मारे जो उसको नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन उसको राहत मिली है उसके डर से, जो कि मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है कि ट्रिपल तलाक पे इस तरह मतलब इनका खर्चे के लिए लगाया। और सबसे मेन बात, अगर वो छोड़ेगा तो उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा और सज़ा भी है। इस मुद्दे पर महिलाओं को ताकत मिली है, मुस्लिम बहुत ताकत मिली है। महिलाओं के साथ महिलाओं के माता पिताओं को बहुत ताकत मिली है। जो माता पिता जो थे एक घर में रहते थे कि मेरी बेटी को कहीं तलाक ना हो जाए, मेरी बेटी कहीं मैके आके ना बैठ जाए, फिर हमारे बच्चों को हमारे हौसला मिला है, बच्चे हमारे मजबूत हो गए हैं इस बात से। बच्चों को जो हक है, बच्चों का अपना हक मिलेगा।
इसलिए क्योंकि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, बच्चे बेचारे पिसते कोर्ट में खड़े होते हैं, माँ के पास रहोगे बाप के पास रहोगे। अब ये भय जो है ये सब खत्म हो गया। आने वाली पुश्तें जो है बहुत सुखी होंगी, जो हमारे बच्चे और उनके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे। जो हम लोगों ने सहा है और हमारी पुरखों ने सहा है वो अब आने वाली नस्लें नहीं सहेंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आज की लड़की जो थी अब वो इस बात से बेखौफ होकर रहेगी घर में कि हाँ मेरा आदमी छोड़ने वाला नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने सहा कि आदमी ने 2 मिनट में तलाक दिए चले गए, अब वो अकेली रह रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं। पर अब जो हम बच्चों की शादी करेंगे वो डरेंगे। उन्हें पता है कि हमारा आदमी छोड़ेगा तो उसको सजा भी है, जो कि मोदी जी ने कानून पास करा है, इसकी वजह से बहुत सुख मिलेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी? ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, मोदी जी ने जो करा है लेडीजों के लिए बहुत अच्छा किया। तो आप देख सकते हैं कि किस जी, प्रकार से विक्रम। महिलाओं का जो है काफी खुशी का मुस्लिम महिलाओं में माहौल है, और महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि जो ये बिल पास हुआ एक ऐतिहासिक बिल है, जिसकी आने वाली पीढ़ियां जो मुस्लिम समाज की, मुस्लिम महिलाओं की, उनको कहीं ना कहीं पर राहत मिलेगी इस बिल के पास होने से। बिल्कुल, और खुशी और सुकून उनके चेहरे से साफ पढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया विक्रम, बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कैफे कॉफी डे के संस्थापक विजय सिद्धार्थ का शव बेंगलुरु में बरामद हो गया है। विजय सिद्धार्थ सोमवार से लापता थे। सिद्धार्थ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा के दामाद थे। कैफे कॉफी डे के संस्थापक का शव कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी में बुधवार को मिला है। उनका शव उल्लाल के निकट नदी के किनारे आ गया था और स्थानीय मछुआरों ने उसे निकाला। राज्य सरकार उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रही थी। सिद्धार्थ की तलाश के लिए पुलिसकर्मी, मछुआरे सहित लगभग 200 लोग लगाए गए थे। लापता होने के पहले सिद्धार्थ ने अपने आखिरी खत में कई समस्याओं का जिक्र किया था। पत्र में कंपनी को हो रहे नुकसान और भारी कर्ज की बात भी कही गई थी। इसके अलावा आयकर विभाग के एक पूर्व DG के दबाव की भी चर्चा उस खत में थी। हालांकि आयकर विभाग ने उन्हें आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विजय सिद्धार्थ के खिलाफ अपनी जांच के दौरान प्रताड़ित करने के आरोपों से मंगलवार को आयकर विभाग ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आयकर विभाग ने कहा है कि उद्योगपति ने अपने और अपने प्रतिष्ठानों पर छापों के बाद कुछ आय छिपाकर रखना स्वीकार किया था। विभाग ने कहा है कि शेयरों की अस्थायी जब्ती की कार्रवाई राजस्व हितों के संरक्षण के लिए की गई थी। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि मैंडेटरी शेयर की बिक्री से 3,200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, लेकिन सौदे पर देय कुल 300 करोड़ रुपए के न्यूनतम वैकल्पिक कर में से सिर्फ 46 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इसके अलावा CCD प्रमोटर ने खुद ही
162.11 और तकरीबन 118 करोड़ रुपए बिना हिसाब की आय होना स्वीकार किया था। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता आयशा खानम हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। आयशा, किस तरीके से बरामद हुआ है सिद्धार्थ का ये शव, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था? जी बिल्कुल, कल भारी मात्रा में ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ नाम से कर्नाटक पुलिस ये सर्च ऑपरेशन कर रही थी, फिर कोस्ट गार्ड जो है इस सर्च ऑपरेशन में जुट गए थे और फिर सुबह देर 6 बजे के आसपास उनका शव बरामद हुआ और नेत्रावती ब्रिज से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये शव बरामद हुआ है, जहां से ये माना जा रहा था कि उसी ब्रिज से उन्होंने छलांग लगाकर खुदकुशी की है। तो ये एक मछुआरे के बयान के आधार पर उसी इलाके में ज़्यादा सर्च जारी रखा गया, उसी इलाके में सर्च कंसंट्रेट किया गया और सुबह सुबह पुलिस को यहाँ से उनका शव मिला और बाद में पोस्टमार्टम करने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पुश्तैनी मकान चिकमंगलूर रवाना किया गया है, जहां शाम 4:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आयशा, पुलिस किस एंगल को लेकर जांच कर रही? क्या ये सीधे तौर पर एक खुदकुशी से जुड़ा हुआ मामला है या किसी अन्य एंगल पर भी पुलिस की जांच जा रही है? जी देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में कई अलग अलग एंगल, अलग अलग मोड़ इसमें आते हुए देखकर इसकी जांच शुरू कर चुकी है और पुलिस के सामने एक पत्र है जिसका आधार है पुलिस के लिए इस जांच को शुरू करने का कि क्या सिद्धार्थ ने ये पत्र आखिरी पत्र लिखा था और उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके ज़रिए वो अपनी जान खुद ही ले बैठे। तो ये पत्र जो है पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा आधार है, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इस पत्र में उनके जो दस्तखत हैं वो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो दस्तावेज हैं उसमें दस्तखत नहीं मिलते, तो अब ये पत्र भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जांच के लिए भेजा जाएगा। और पुलिस के सामने कई सारे दस्तावेज हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज पुलिस ने कैफ़े कॉफ़ी डे के ऑफिस के दफ्तर से जो है सीज किया है और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पुलिस एग्जामिन कर रही है। और इसके अलावा पुलिस अब कंपनी के कई कंपनी के कई डायरेक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार सिद्धार्थ ने किन हालात में इस तरह का कदम उठाया हो सकता है। लेकिन पुलिस तमाम अलग अलग एंगल से इस पूरी जांच को जारी रखे है, क्योंकि परिवार और उनके करीबी जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जांच जो है गहराई से की जाए, इसकी जांच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, महज एक खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता। क्योंकि परिवार और उनके नज़दीकी ये मानते हैं कि सिद्धार्थ जैसे शख्स जो 2017 से लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए, अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए, और उन्होंने कुछ हद तक 3000 करोड़ का कर्ज भी चुका दिया था, तो यही मानकर चल रहे हैं उनके रिश्तेदार और उनके करीबी कि इस पूरे मामले की जांच जो है तह तक होनी चाहिए और सच्चाई जो है सामने आए। और ये भी माना जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने जिस तरह से ये कहकर तमाम आरोप खारिज कर दिए कि उनके इनकम टैक्स के पूर्व डीजी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, तो इनकम टैक्स ने भी खुलकर अपने स्टेटमेंट में एक करके उन्होंने सारा जायजा दिया है कि किस तरह से सिद्धार्थ की कंपनी जो कई सारे टैक्स इवेशन में इन्वॉल्व थी और कई सारे और ये भी कहा है कि टैक्स इवेशन के अलावा हवाला ट्रांजैक्शन भी होते थे उनके साथियों से मिलकर। तो ये तमाम संगीन आरोप हैं सिद्धार्थ पर भी, तो ये तमाम चीज़ों की तहकीकात होना बेहद ज़रूरी है और पुलिस ने ये जांच शुरू कर दी है। आयशा, मौत की वजह तो जानने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर ही रही, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि एक अपने नए आइडिया के साथ में मार्केट आना और एक युवा के द्वारा सीसीटी जैसा एक पूरा बड़ा एक ब्रांड खड़ा कर देना, इसको लेकर वो एक तरीके से रोल मॉडल के तौर पे थे युवाओं के लिए। उनके जाने को या इस प्रकार के एक आइडिया को फ्लोट करके एक सक्सेसफुल बनाना, उस आइडिया को लेकर वहाँ के युवा किस तरीके से देख रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से उनकी इस मौत को देख रहे हैं?
जी, कैफ़े कॉफ़ी डे युवाओं के लिए एक बेहद ही फेवरेट हैंगआउट हुआ करता था। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जिसके ज़रिए हर किसी के लिए अपनी ज़िंदगी में जो भी एक उत्सव का क्षण होता था तो वो कैफ़े कॉफ़ी डे में मनाया जाता था। तो इस तरह का एक ब्रांड उन्होंने दिया था इंडिया में, और ये कहा जाता था कि ये इंडिया का स्टारबक्स है। और उन्होंने कैफ़े कॉफ़ी डे के ज़रिए न केवल एक ब्रांड बनवाया और बल्कि उन्होंने अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस में और दूसरे जो उनके सब्सिडियरी बिजनेसेस हैं उनमें हज़ारों लोगों को नौकरियां भी दी। तो ये उन्होंने कई लोगों को रोज़गार का जरिया भी बने। तो यही वजह है कि युवाओं को खासकर कैफ़े कॉफ़ी डे में जिस तरह के रोज़गार के मौके मिले, और कैफ़े कॉफ़ी डे एक ऐसी जगह थी जहां न केवल कॉफ़ी पीने की बल्कि यहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़कर इस कैफ़े डे को एक ब्रांड बनाया उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें देखकर युवा कुछ हद तक निराश हैं कि एक इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है इतनी आसानी से अपनी जान दे सकता है। लेकिन कई पहलू हैं, ये तमाम पहलू जो है जांच का आधार है। बिल्कुल, जिस पे जांच चल रही है और पुलिस कोशिश भी कर रही है कि हर एक पहलू को खंगाल के निकाला जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेंगलुरु से इस मसले पर बातचीत करने के लिए। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बैंक की छत गिर गई है जिसमें 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बैंक की छत गिर गई है और 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ रही है, उनसे बात करते हैं। श्यामा, क्या है ये पूरा मामला? हालांकि 10 लोगों को मलबे से बाहर निकालने की भी खबर आ रही है। जी, ये सोलापुर जो जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पर करमाड़ा नाम का ये एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक बिल्डिंग है, इमारत है, 3 मंजिल इमारत है और इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ब्रांच है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि पहले माले की जो रूफ है वो ढह गई है और इसके नीचे में काफी सारे वो समय पे क्योंकि ऑफिस का समय है, बैंक के कर्मचारी हैं और साथ में बहुत सारे जो ग्राहक रहते हैं वो भी, उनके भी वहाँ पर रहने का डर बना हुआ है। और साथ ही अभी तक जैसा आपने भी बताया कि 10 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। उसमें से आप अगर विजुअल्स देख सकेंगे तो काफी सारा जेसीबी और अन्य व्हीकल्स जो है उसमें लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और काफी सारे जो लोकल्स भी हैं वो भी इसमें मदद करने में लगे हुए हैं। अभी भी काफी सारे लोगों के अंदर में मलबे में दबे होने का डर बना हुआ है। और साथ ही हम ये भी सुन रहे हैं वहाँ सोलापुर के जो सोर्स हैं या जो वहाँ के स्ट्रिंगर्स हैं वो बता पा रहे हैं कि 1 जन की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और अन्य जो हैं वो लोगों का अभी कम से कम 15 लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हैं और उन्हें पास के जो शासकीय हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें ले जाया गया है। उनके ऊपर में अभी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू है और पूरी तरह से जब तक हेड काउंट नहीं मिलता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेंगे। श्यामा, क्या कुछ जानकारी इस बात को लेकर भी मिल पाई है कि क्या मौसम में अधिक बारिश होने की वजह से ये बिल्डिंग की छत गिरी है या क्या वजह हुई हो सकती है अभी शुरुआती जानकारी के आधार पे? जी नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये हादसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि अगर 3 मंजिल का जो इमारत है ये, तो इसके पहले माले के ऊपर का रूफ है वो गिरा है, तो बारिश इसे डायरेक्टली अफेक्ट करे या ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ये सब अभी जो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद ही इसका रीजन पता किया जाएगा कि क्यों ये इमारत को क्या ये डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी या इसके रिपेयर्स नहीं हुए थे या क्या वजह थी जो पहले माले की जो रूफ है वो ढह गई। और अभी तक जो है, जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि इसका रीजन जो है अभी साफ नहीं हो पाया है। पूरा मुख्य जो अभी फोकस रहेगा वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही रहेगा। और विजुअल्स अगर आप देखें तो लोकल्स भी जो है वहां पर जो जितने भी ऑफिस के समय में वो समय पर ब्रांच के जो वर्कर्स हैं उनका भी हेड काउंट लिया जा रहा है। और जो हमने आपको बताया कि एक के वहां पर मृत्यु होने की आशंका आ रही है, वो ब्रांच के ही मतलब यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही जो वर्कर होंगे उनकी ही एम्प्लॉय की ही ये ऐसा डर बता रहे हैं। श्यामा, क्या आप इस बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्या उसमें एनडीआरएफ या एसडीआरएफ जैसे जो प्रशिक्षित पूरे बल हैं क्या अभी तक वो वहां पहुंच पाए हैं या फिर जो स्थानीय प्रशासन है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी अंजाम दे रहा है? अभी तो फिलहाल स्थानीय जो है प्रशासन वो ही इसमें लगे हुए हैं। हम जो स्ट्रिंगर्स है जो हमारे या जो सोर्स हैं वो ये अभी नहीं बता पा रहे हैं कि एनडीआरएफ इसमें शामिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर जिस हिसाब से लोग के
आपने बताया 20 जनों के भी दबे होने की आशंका है। ये इस हिसाब से अगर हेड काउंट नहीं मिल पा रहा है जल्दी तो एक हो सकता है कि एनडीआरएफ या एक्सटर्नल टीम को बुलाया जाए यहाँ पे, लेकिन फिलहाल 10 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है और हेड काउंट जल्द से जल्द अगर मिल जाए तो इसमें ज्यादा एक्सटर्नल टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनडीआरएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। श्यामा, इस बात को लेकर जानकारी है जिन 10 लोगों को अभी तक रेस्क्यू करके निकाला गया है इस मलबे के अंदर से, उनकी तबीयत को लेकर क्या स्थिति है, उनकी तबीयत कैसी है और क्या उनका इलाज वहां आसपास के अस्पताल में ही चल रहा है, किसी को रेफर भी किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो 15 जन को बाहर, जो 15 जन है वो अभी गहरे रूप से जख्मी है और पास से गवर्नमेंट हॉस्पिटल करमाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, तो पैरामेडिक्स की टीम आसपास के हॉस्पिटल से अपने आप आ ही जाती है। ये तब काम करते हैं जब हल्की चोट हो या इंजरी वहां पर ही ट्रीट हो सके, वैसे ट्रीटमेंट हो सके तो पैरामेडिक्स की टीम जो वहां पे रहती है वो कर सकती है। लेकिन जब ज्यादा बुरी तरीके से घायल होते हैं लोग या ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के ही की जरूरत लगती है, तब इन्हें जैसे एम्बुलेंसेज हम देख रहे हैं वहां पर एम्बुलेंसेज भी है, वो लोगों को लेके जाया जा रही है। 10 लोगों के बाहर निकाले जाने की खबर है, उन लोगों को सभी को लेके जाया जा चुका है। लोकल्स भी अपनी गाड़ियां लगा के खड़े हैं वहां पर कि अगर कुछ मदद लगे तो वो कर सके। बहरहाल हम ऐसे जानते हैं कि ऐसे सब इंसिडेंट जब होते हैं तो लोकल पुलिस जो भी जितने भी ड्रोन्स होते हैं वहां पर फायर ब्रिगेड जा सके या जेसीबी मशीन जा सके, उसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ करती है ट्रैफिक को। लेकिन जो आसपास का जैसा हम देख रहे हैं, आप शॉट्स देखें, विजुअल्स देखें, तो जो बड़ी वाली बोलेरो जीप जैसी होती है उसे भी एम्बुलेंस के तौर पर यूज किया जा रहा है और उसे भी लोगों के जख्मियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी श्यामा, आप रखिए इस पूरे घटनाक्रम पे नजर, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कर्नाटक विधानसभा से स्पीकर के तौर पर के.आर. रमेश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से विश्वेश्वर हेगड़े को नया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कर्नाटक में वी.एस. येदियुरप्पा सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही नए स्पीकर के नाम को लेकर अटकलें जारी थी। विश्वेश्वर हेगड़े निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की और मोर्टार भी के गोले भी दागे हैं। भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। भारतीय सेना जोरदार और प्रभावी ढंग से इसका जवाब दे रही है। पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा के साथ साथ असैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर पाकिस्तान सेना द्वारा की जाने वाली गोलीबारी और गोलाबारी का यह लगातार चौथा दिन है। पाकिस्तानी गोलीबारी से सुंदरबनी सेक्टर में भारतीय सेना का एक जवान नायक किशन लाल शहीद हो गए थे। वे जम्मू जिले के अखनूर तहसील के रहने वाले थे। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गाम्बिया की राजधानी बांजुल में आज नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अगले 7 सालों में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी लोगों द्वारा उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बेनिन में भारतवंशियों को उन्होंने भारत का सच्चा सांस्कृतिक राजदूत करार दिया। राष्ट्रपति ने बेनिन में कहा कि वहां की उन्होंने नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया था। भारतीय वायुसेना ने अपना खुद का एक मोबाइल आधारित गेम लॉन्च किया है। गेम लॉन्च का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग बूम के साथ रक्षा बलों में शामिल होने के लिए अधिक युवाओं को आकर्षित करना है। मोबाइल गेम को वायुसेना प्रमुख वीरेंद्र सिंह धनोआ द्वारा लॉन्च किया गया। यह गेम कई एंड्रॉयड और iOS उपकरणों पर उपलब्ध कराया जाएगा। गेम खेलने वाले खिलाड़ी टच कंट्रोल और अन्य ऑन स्क्रीन बटन के माध्यम से इसका आनंद ले सकेंगे। तो आज की तकनीक के आधार पर भारतीय वायुसेना के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ाने को लेकर इस प्रकार के गेम की शुरुआत की गई। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।
पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और इस छोटे से ब्रेक के बाद अब खबरें अर्थ जगत से जुड़ी हुई देखते हैं व्यापार प्राइम। और व्यापार की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए मेरी सहयोगी आंचल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आंचल, क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं अगर हम व्यापार जगत की बात करें तो? शुक्रिया आरेंद्र। तो बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो बटोर रही सुर्खियां और रुख करते हैं पहली खबर का। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रकाशन विभाग के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई उनमें मोबाइल ऐप, डिजिटल DPD, रोजगार समाचार का संस्करण और पुस्तक सत्याग्रह गीता शामिल हैं। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने पढ़ने की आदतों को विकसित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किताबों का महत्व भी बताया। एक तरह से वो वाचन की संस्कृति को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं। हर सप्ताह एक बार मिलना और हर बार कोई जिसने अच्छा किताब पढ़ा है वो एक व्यक्ति उस किताब के बारे में बताएगा और बताकर इस तरह के पढ़ने वालों के क्लब्स ये होने की जरूरत है। और कल से शुरू होने वाला अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। कैसे, आइए जानते हैं। 1 अगस्त यानी कल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना अब सस्ता हो जाएगा। GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर GST की दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गई। नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदी है तो 1 अगस्त के बाद आपको 7% की कमी यानी 70,000 रुपए की बचत होगी। तो ये एक अच्छी खबर, अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स खरीदना चाहते हैं तो उस पर अब छूट दे दी गई है सरकार द्वारा, जो कि कल यानी कि 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता हो गया है। नए फैसले के तहत ग्रुप हाउसिंग में 6% और कमर्शियल में 25% सरचार्ज समाप्त कर दिया गया। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सर्कल रेट में 21% की कमी हुई है। तो प्रॉपर्टी से जुड़ी ये बहुत अहम खबर, अगर आप NCR में प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके फायदे की है। हालांकि ये जो नई दरें हैं वो 1 अगस्त से रियल एस्टेट के इस सेक्टर में लागू कर दी जाएंगी। और वहीं SBI के जो खाता धारक हैं, अगर वो अब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें कोई चार्ज देना नहीं होगा। SBI ने IMPS चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। अब SBI की योनो ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने वाले जो यूजर्स हैं अब उन्हें किसी तरह का IMPS चार्ज नहीं देना होगा। और इससे पहले SBI ने
1 जुलाई से आरटीजीएस और नेफ्ट चार्ज को भी खत्म कर दिया था। तो आर्थिक जगत में बस आज इतना ही। वापस चलते हैं बाकी बड़ी खबरों के लिए आरिंद्र के पास। शुक्रिया आंचल, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। वैश्विक खबर में सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के कंधार में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। आज सुबह हीरत कंधार हाईवे पर सड़क के किनारे हुए बम ब्लास्ट में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये विस्फोट बाचा खान चौक के पास खड़े पुलिस के वाहन के निकट हुआ है। किसी भी गुट ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हांगकांग में दंगे के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन के सामने जमा होकर प्रदर्शन किया। हांगकांग पुलिस ने एक बयान में बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर पुलिस अधिकारियों पर ईंटों और छड़ों से हमला कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 32 पुरुषों और 17 महिलाओं सहित कुल 49 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए मिर्ची स्प्रे और फायर वर्क्स का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबसे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद खबरें अब खेल के मैदान से। देखते हैं खेल प्राइम। और खेल की खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए मेरी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुचित्रा, कौन कौन सी अहम खबरें अगर हम मैदान की बात करें तो? बिल्कुल आनंद, सबसे पहले बैडमिंटन की खबरों पर हम नजर डाल लेते हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज से भारतीय खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। महिला एकल में पिछले कुछ समय से चोट के कारण कोर्ट से दूर रही साइना नेहवाल अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले लय में आना चाहेंगी। पहले दौर में उनका सामना क्वालिफायर खिलाड़ी चाइवान से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में 5वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में रेन पेंग से भिड़ेंगे, जबकि HS प्रणॉय के सामने हांगकांग के वोंग विंग विंसेंट की चुनौती होगी। समीर वर्मा का सामना मलेशिया के ली जी जिया से होगा। हालांकि आज सौरभ वर्मा को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को डोपिंग के दोषी पाए जाने के कारण 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीसीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पृथ्वी शॉ ने अनजाने में एक प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कर लिया था, जो आमतौर पर खांसी की दवाई में पाया जाता है। हालांकि पृथ्वी शॉ का सस्पेंशन बीते मार्च से लागू होगा, यानी उनका ये सस्पेंशन 16 मार्च 2019 से 15 नवंबर 2019 तक लागू रहेगा। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक की नजर अब 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर है। 26 वर्षीय साक्षी का कहना है कि उन्हें पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करना है और अपने मेडल का रंग बदलना है। फिलहाल उनकी निगाहें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर लगी हुई हैं। ये है कि सबसे पहले तो क्वालिफाई करना है, फिर पूरा 1 साल होगा तैयारी के लिए और प्लान बनाएंगे कि कौन सी कंट्री में जाके ट्रेनिंग करें और कौन से अपोनेंट्स आने वाले हैं, किस किस कंट्रीज़ ने क्वालिफाई किया, तो पूरा प्लान बनाएंगे। कई बार हमारा रेसलिंग ये है कि कई बार तो हम बिल्कुल कमज़ोर कंट्री से भी हार जाते हैं कुछ टेक्निक की वजह से, या कई बार हम अच्छी कंट्रीज़ को भी हरा लेते हैं। तो बस यही है कि कोई टफ नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, बस अपना जाना है और वहाँ 100% देना है, बेस्ट करना है। तो ये थी इस वक्त की खेल की बड़ी खबरें। वापस चलते हैं आरेंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। दुनिया के महानतम कथाकारों में शुमार मुंशी प्रेमचंद की आज 139वीं जयंती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनकी महान कृतियों में से बनी हुई हैं। पेश है मुंशी प्रेमचंद की हमारी पर उन पर आधारित एक खास रिपोर्ट। उनका लेखन कार्य एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास को अधूरा ही माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता के साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए संवादक थे। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनने का सफर भी बड़ा रोचक है। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उन्हें तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया गया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त करके नष्ट कर दी गईं। उस समय उनके करीबी दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी, जिसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे साहित्यकार थे जो उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज कहीं भी नहीं सुनी जाती थी। उनके साहित्य में गांव, मजदूर, किसानों के हालात को साहित्य के माध्यम से उकेरा गया। मार्मिक प्रसंगों की बात करें तो ईदगाह और मानव पशु के रिश्ते को 2 बैलों की कथा में बाखूबी उकेरा गया। एक किसान के संघर्ष की कहानी को उसकी रात में जो बताया गया वह आज भी जीवंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंशी प्रेमचंद को मन की बात में याद किया और कहा, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है, पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई। सेवादान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि तथा 1935 में गोदान की रचना की। गोदान उनकी सभी रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा छोड़कर 8 अक्टूबर 1936 को सांसारिक यात्रा पूरी कर गए और हिंदी साहित्य को दे गए एक ऐसी रोशनी जो आगामी साहित्यकारों के लिए पथ प्रदर्शक का काम सदियों तक करेगी। डीडी न्यूज़। और खबर जम्मू कश्मीर से। पर्यटन के लिए मशहूर कश्मीर में इन दिनों टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है। देश विदेश में बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं। कश्मीर के प्रमुख दर्शनीय स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। देश व दुनिया भर से सैलानी वादी की इस हकीकत से भी रूबरू हो रहे हैं कि कश्मीर मुल्क के दूसरे राज्यों की तरह सामान्य है, सुरक्षित है और बेहद खूबसूरत है।
कश्मीर का जिक्र आते ही जमीन पर जन्नत की हसीन वादियों, खूबसूरत झरनों, सुंदर पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, झिलमिलाती नदियों, लहराते शिकारे और नर्म नर्म रुई जैसी बर्फबारी की यादें मन में ताज़ा होने लगती हैं। कश्मीर का मौसम हमेशा की तरह इन दिनों बेहद खुशगवार है और ख़ास भी है, क्योंकि देश भर के सैलानी वादी के मनमोहक जगहों का लुत्फ उठा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों का कहना है कि घाटी में सकारात्मक माहौल है। घाटी की मेहमान नवाजी और लोगों का रवैया शानदार है। कश्मीर में सिर्फ विंटर्स नहीं, समर्स में भी लोग बहुत आना पसंद करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से, जैसे मैं दिल्ली से आई हूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। यहाँ पे गर्मी होते हुए भी इतनी नेचुरल हवा है, इतना सुंदर पोल्यूशन फ्री एयर है, तो इसमें अलग ही मज़ा होता है। यहाँ के लोग स्पेशली बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं। और मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत अफवाहें फैलाई है कि लोग अच्छे नहीं हैं इतने, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है लोग यहाँ के। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पोलाइटनेस बहुत है लोगों में, मुझे अच्छा लगा। जब हम निकलते हैं तो सब लोग सम्मान करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। जैसे यहाँ के लोगों को देख के लगता है कितने पोलाइट हैं ये, मतलब हमारा गाइड वगैरह सब और होटल का स्टाफ वगैरह सब इतने कोऑपरेटिव हैं। बहुत अच्छा नज़ारा और मौसम लगा, लोग भी बहुत अच्छे लगे, सब खुश दिली से मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सुनते थे डर के सहम जाते थे कि नहीं कश्मीर नहीं जाना है, लेकिन आके एक बार हिम्मत करके कि नहीं हो के आएंगे, तो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। देश की पर्यटन क्षमता में सुधार के लिए बहुत जरूरी है कि कश्मीर का पर्यटन भी हमेशा की तरह मामूल पर रहे। सरकार ने इस संबंध में कई कदम भी उठाए हैं। बीते साल के मुकाबले इस साल टूरिज्म में करीब 27% का इजाफा हुआ है। इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले में 27% अप रहा जून के महीने में। तो इसी तरह जुलाई में हमारा इस वक्त जो आमद है बोथ एयर एंड बाय रोड बहुत ही पॉजिटिव और एनकरेजिंग है। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। यहाँ के हसीन नज़ारों और आकर्षक दृश्यों से हुस्न व प्रेम की किरणें फूटती हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कुछ जगहों के तशद्दुद की खबर से पूरे कश्मीर को न देखा जाए। ब्यूरो इनपुट के साथ मसरूर फैजी, डीडी न्यूज़। तो कश्मीर से जुड़ी इस खूबसूरत खबर के साथ न्यूज़ मिड डे प्राइम के इस हिंदी के सफ़र में फ़िलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।